सो आज हमें जो सबसे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर और सबसे फर्स्ट करंट अफेयर देखने मिल रहा है वो है विंडफॉल टैक्स, जो हमेशा न्यूज में रहता है और ये आपको आ सकता है इकोनॉमी के सिलेबस में। सबसे पहले आपको ये बता दूं कि रिसेंटली हुआ क्या है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो उन्होंने विंडफॉल टैक्स को कम किया ऑन पेट्रोलियम क्रूड पे जो लगाया जाता था विंडफॉल टैक्स, उसे कम किया है। उसे 1700 रुपए रुपीज 1700 पर टर्न पे लगाया जाएगा। पर टर्न पे 1700 लगाया जाएगा, जो कि पहले 2300 लगाया जाता था पर टर्न पे। अब ये जो भी कट आपको देखने मिल रहा है ये इफेक्टिव होगा 16 जैन से, ऐसा कहा गया था। तो 16 जैन अभी जा चुका है और 16 जैन से इफेक्टिव हो चुका है। तो अबाउट विंडफॉल टैक्स सबसे पहले देख लेते हैं विंडफॉल टैक्स होता क्या है। तो विंडफॉल टैक्स, अब विंडफॉल टैक्स जो ऐसा टैक्स होता है जो किसी भी, जब कंपनी को प्रॉफिट होता है किसी भी एक्सटर्नल इवेंट से, जैसा कोई भी एक एक्सटर्नल इवेंट हो गया, कोई भी एक बाहरी एक कोई इवेंट हो गया जिससे कंपनी को बहुत ज़्यादा मुनाफा हो गया, कंपनी को बहुत ज़्यादा प्रॉफिट हो गया, तो ऐसे इवेंट से ये बहुत ज़्यादा प्रॉफिट हो गया तो उस पर काफ़ी सारा टैक्स लगाया जाता है। यानी ये जो टर्म आपको विंडफॉल देखने मिल रही है इसका मतलब ही है कि अनएक्सपेक्टेड राइज इन प्रॉफिट, यानी कभी सोचा नहीं था कि इतना प्रॉफिट हो जाएगा, बट कोई तो भी ऐसा इवेंट हो गया कि बहुत सारा प्रॉफिट उस कंपनी ने कमा लिया। ये अगर हुआ तो उस पर विंडफॉल टैक्स लगाया जाता है। तो ये जो प्रॉफिट होता है दैट कैन नॉट बी एट्रीब्यूटेड टू समथिंग द फर्म एक्टिवली डिड, यानी कुछ फर्म ने नहीं किया है, इसके पीछे जो भी हुआ है वो अपने आप हो गया, ऐसा समझ जाइए। कोई एक इवेंट हुआ उस कारण कंपनी को बहुत ज़्यादा फायदा होगा, कंपनी को बहुत ज़्यादा फायदा होने के कारण यहाँ पे उसका जो फायदा है उस पर कुछ टैक्स लगाया जाता है। तो जैसे हम कहेंगे कि इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी हो गया, एक्सपांशन ऑफ बिजनेस हो गया, ये सब चीज़ें करके कोई कंपनी प्रॉफिट बना सकती है, बट इस टैक्स के दौरान कंपनी ने ऐसा कुछ भी नहीं किया होता है, फिर भी कंपनी को अचानक से फायदा हो जाता है। तो ये सब मोस्टली किस कंपनी पे आता है, तो किस कंपनी पे ये मेनली विंडफॉल गेन होते हैं, या फिर हम कहेंगे विंडफॉल टैक्स किससे लिया जाता है। तो इस तरह के जो प्रॉफिट होते हैं ज़्यादातर ऑयल इंडस्ट्रीज या फिर हम कहेंगे गैस इंडस्ट्रीज या माइनिंग इंडस्ट्री को होता है, क्योंकि कोई तो भी एक इवेंट हो जाता है जिस कारण इनको बहुत ज़्यादा प्रॉफिट हो जाता है। तो इस तरह का ये विंडफॉल टैक्स होता है जो कि हमेशा न्यूज़ में रहता है। उसके अलावा आपको ये भी बताओ, इट कैन बी यूज टू फंड सोशल वेलफेयर स्कीम। जो भी टैक्स गवर्नमेंट कमाएगी उसको वो लगाएगी लोगों के कल्याण के लिए, लोगों के विकास के लिए, सोसाइटी के विकास के लिए, समाज के वेलफेयर के लिए, और वो स्कीम्स को पूरा करेगी। तो ये एक सप्लीमेंट्री रेवेन्यू होगा जो गवर्नमेंट को मिल जाता है। ना वो कंपनी को पता था कि उसको प्रॉफिट होगा, ना ही गवर्नमेंट को पता है कि उसको ये टैक्स मिलने वाला है, बट ये अचानक से मिल जाता है। तो अब हम देख लेते हैं हमें विंडफॉल टैक्स की ज़रूरत क्यों है, व्हाट इज़ द नीड फॉर विंडफॉल टैक्स। सबसे पहले हम ये कह दे कि जो कंट्री होती है, कंट्री का जो भी ट्रेड डेफिसिट होता है, ट्रेड डेफिसिट यानी क्या, हम क्या करते हैं कि बहुत सारी चीज़ें मंगा लेते हैं, इंपोर्ट कर लेते हैं और बहुत सारी चीज़ें एक्सपोर्ट नहीं कर पाते, उतनी चीज़ें एक्सपोर्ट नहीं कर पाते, तो हमें बहुत ज़्यादा डॉलर की ज़रूरत पड़ती है या फिर हमें एक्सटर्नल जो चीज़ें उसकी ज़रूरत पड़ती है। और हम कहेंगे कि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होते हैं ट्रेड डेफिसिट में, यानी हमारा जो ट्रेड होता है उसमें हम कम रहे हैं और दे ज़्यादा रहे, ऐसा जब होता है तो इससे हम काफ़ी उसे हम कहेंगे कंट्रोल में ला सकते हैं, क्योंकि हम ये जो एक्स्ट्रा का टैक्स आ रहा है इससे हम वो पेमेंट कर सकते हैं और उसे वो ठीक कर सकते हैं। तो राइजिंग प्राइजेस ऑफ ऑयल, गैस, कोल, ये भी जो भी चल रहा है इसको हम एक तरह से ठीक कर सकते हैं। और ये यहाँ पे कहा जाता है कि विंडफॉल टैक्स जो कंपनी पे हम लगा रहे हैं वो कंपनी से जो भी मुनाफा आएगा कंपनी भी कमाएगी और गवर्नमेंट को भी मिलेगा। और उस अगला है टू रिडिस्ट्रीब्यूट एन अनएक्सपेक्टेड गेन। ये अब जो भी गेन हो रहा है किसी भी कंपनी के, ये तो उनको भी नहीं पता था कि ऐसा होने वाला है, वो तो अचानक से हो गया। अगर हो गया है तो जब प्राइजेस हाई है, अब क्या होता है कि होता कैसे है, मैं आपको एक एग्जांपल बता देता हूँ। जैसे कोई एबीसी नाम की कंपनी है, समझ के चलते हैं, कोई तो भी एक इवेंट हुआ, इस कारण इसके जो भी वो बेच रहा था उसके प्राइजेस बहुत ज़्यादा हाई हो गए। हाई होने के कारण इस कंपनी ने अनएक्सपेक्टेडली बहुत ज़्यादा कमाई कर ली भाई। तो अब तो आप हमें दीजिए, गवर्नमेंट को भी दीजिए और लोगों को भी दीजिए, तो सबको ये मिलना चाहिए, क्योंकि खर्चा किसका हुआ, कंज्यूमर का खर्चा हुआ। तो इसीलिए ये खर्चा जो भी लोगों का हो रहा है, लोग एक्स्ट्रा का जो पेमेंट कर रहे हैं वो उन्हीं पे लगाया जाएगा। इसलिए ये जो पैसा आता है गवर्नमेंट के पास, इससे सोशल वेलफेयर स्कीम्स की फंडिंग करती है गवर्नमेंट, और ये जो सप्लीमेंट्री रेवेन्यू होता है ये गवर्नमेंट को मिल जाता है। तो ज़्यादा का पैसा गवर्नमेंट के पास आ जाता है और गवर्नमेंट देश पे लगा भी सकती है। तो ये रहा हमारा पहला करंट अफेयर जिसमें हमने विंडफॉल टैक्स देखा, जो कि हमेशा न्यूज़ में रहता है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टैक्स है। और ये जो करंट अफेयर था इसका सोर्स था द इकोनॉमिक टाइम्स।
दूसरा जो हमें करंट अफेयर देखने मिल रहा है वो है अबाउट गुरु गोविंद सिंह, और ये जो है सिलेबस हिस्ट्री से आता है। अगर हम यहाँ पे कहें तो सबसे पहले रिसेंटली क्या हुआ है कि गुरु गोविंद सिंह की जयंती जो है वो सेलिब्रेट की गई है, और उनका बर्थ एनिवर्सरी हम जिसे कहते हैं, इसे प्रकाश पर्व भी कहा जाता है। जो गुरु गोविंद सिंह थे ये 10th सिख गुरु थे, और आपको ये बता दूं कि गुरु गोविंद सिंह जयंती जो सेलिब्रेट करती है उसको प्रकाश पर्व भी कहा जाता है। ये एक सिग्निफिकेंट सिख फेस्टिवल है जिसमें गुरु गोविंद सिंह की बर्थ एनिवर्सरी मनाई जाती है, और उसके अलावा 17 जनवरी को ये जो प्रकाश पर्व है, प्रकाश उत्सव है, ये मनाया जाता है। चलिए तो अब हम गुरु गोविंद सिंह जी के बारे में जान लेते हैं। गुरु गोविंद सिंह जी का जो बर्थडे है वो कैलेंडर के हिसाब से 22 दिसंबर 1666 को हुआ था। वैसे देखा गया तो आपको पता है कि हमारे इंडिया के जो कैलेंडर्स है और जो हम कैलेंडर्स फॉलो करते हैं उसमें काफ़ी तिथियों का डिफरेंस आता है, इसीलिए हम उसे फिर 17 जनवरी को सेलिब्रेट किए। तो इनका बर्थ वो कैलेंडर के हिसाब से 22 दिसंबर 1666 को हुआ था, और उनकी डेथ 17 अक्टूबर 1708 को हुई थी। वो 10th और लास्ट गुरु थे सिखिज्म के, आखिरी गुरु सिखिज्म के। और वो गुरु कब बने, तो अपने एज में 9th ईयर में ही वो गुरु बन गए थे। 1676 में ही एट द एज ऑफ 9 ही बिकेम गुरु। उसी के अलावा आपको ये भी बता दूं कि ये कब बने, तो उनके फादर जो थे उनका यहाँ पे हम कहेंगे कि वो शहीद हो गए थे, मार्टरडॉम जो है उसके बाद वो बने। और उसके अलावा जो गुरु तेज बहादुर जो थे वो उनके फादर थे। इनको औरंगजेब ने ख़त्म कर दिया था, गुरु तेग बहादुर को। ही वॉज किल्ड बाय औरंगजेब। तो इसके बाद वो गुरु बने, गुरु गोविंद सिंह। तो उसके बाद आपको ये बता दूं कि ही इज़ वेरियसली रिवर्ड एज सरबंश दानी, ऐसा कहा जाता है। यानी क्या है कि मर्सीफुल डोनर, दानी यानी जो बहुत कुछ डोनेट कर देता है, वो सैक्रिफाइस इज ऑल, जिसने सब कुछ अपना दान कर दिया, ऐसा उनको कहा जाता है। उसके अलावा आपको ये भी बता दूं कि मर्द अगमार ऐसा कहा जाता है, यानी हम कहेंगे मैन विदाउट एनी पैरेलल, ये सब है। तो हम कहेंगे ऐसी कोई भी चीज़ों से वो हम कहेंगे कि बंधे हुए नहीं हैं। और शाह ए शहनशाह यानी एम्परर ऑफ एम्परर्स, ये भी उनको कहा जाता है। और उसके अलावा बारदो आलम शाह ये भी कहा जाता है। तो ये हम कहेंगे कि दोनों भी जो हम कहेंगे दुनिया है, दोनों भी वर्ल्ड्स है, उसके वो एक तरह से रूलर है। तो ऐसे भी उनको अलग अलग नाम दिए गए गुरु गोविंद सिंह जी को। इन्होंने जो है वो खालसा पंथ बनाया था। यानी खालसा पंथ अगर हम कहेंगे तो एक कम्युनिटी है जो सिख लोगों की होती है, जो कि अपनी लाइफ जो है वो पूरी सर्विस में लगा देते हैं, पूरी सेवा में लगा देते हैं, वो अपने बलिदान देते हैं प्राणों के, या फिर वो कहेंगे वो हिम्मत के लिए माने जाते हैं। तो उन्होंने खालसा पंथ बनाया था 1699 में, जो गुरु गोविंद सिंह जी थे उन्होंने। उसके अलावा आपको ये बता दूं कि वो 5 केज के लिए जाने जाते हैं। उन्होंने इंट्रोड्यूस किए थे 5 केज, जिसमें आते हैं केश यानी अनकट हेयर। तो यहाँ पे आपको बता देता हूँ, इस तरह से वो केश होते हैं जिसको अनकट हेयर कहा जाता है। ये बाल, आपको बाल नहीं काटने होते हैं। दूसरा है कंगा यानी कॉम जो होता है वो आपको हमेशा अपने साथ रखना पड़ता है, इस तरह पे यहाँ पे कॉम लगा के रखेंगे। उसी के साथ साथ आपको बता दूं किरपान यानी एक स्वॉर्ड आपको अपने पास रखनी होती है। ये है किरपान जो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, दिस इज किरपान। किरपान के अलावा हम यहाँ पे देखते हैं वो है कच्छा या कछेरा, जिसको अंडरगारमेंट कहा जाता है। इस तरह से ये अंडरगारमेंट पहने जाते हैं जिसको कछेरा कहा जाता है। और आखिरी जो होता है वो है कड़ा, एक स्टील का ब्रेसलेट होता है जो सिख लोग पहनते हैं। यहाँ पे आपको उनके हाथ में कड़ा दिखेगा। तो ये 5 केज है जो गुरु गोविंद सिंह जो है उन्होंने इंट्रोड्यूस किए थे। उसके साथ साथ आपको ये बता दूं कि वो एक वॉरियर थे, एक पोइट थे, और एक फिलोसोफर भी थे, और एक डिवाइन मैसेंजर भी थे, जो कि जो भी आध्यात्मिक चीज़ें उसमें भी वो इन्वॉल्व थे। तो ये जो गुरु गोविंद सिंह है उनकी एनिवर्सरी, बर्थ एनिवर्सरी हमने सेलिब्रेट की। और आपको ये भी बता दूं कि गुरु ग्रंथ साहिब जी जो है उसको उन्होंने कंप्लीट किया है। जैसे कि आप जानते हैं कि आखिरी सिख गुरु है, तो गुरु गोविंद सिंह के बाद कोई गुरु नहीं बना, फिर जो भी गुरु है वो गुरु ग्रंथ साहिब है। तो सभी गुरुओं की जो भी टीचिंग्स है उसको इस ग्रंथ में डाल दिया गया। तो गुरु गोविंद सिंह को गुरु ग्रंथ साहिब को कंप्लीट करने वाले गुरु गोविंद सिंह जी जो थे। उसके अलावा आपको ये भी बता दूं कि गुरु गोविंद सिंह जी जो है ही क्रिएटेड द रिवर्ड खालसा वाणी, वाहे गुरु जी का खालसा एंड वाहे गुरु जी की फतेह, ये भी उन्होंने यहाँ पे कहा था। तो ये इस तरह से हमें यहाँ पे गुरु गोविंद सिंह जी के बारे में पता चलता है, और इसका सोर्स था टाइम्स ऑफ इंडिया।
उसके बाद जो हमें नेक्स्ट करंट अफेयर देखने मिल रहा है वो है कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट CAQM, और ये आपको आ सकता है एनवायरमेंट और इकोलॉजी में। रिसेंटली क्या हुआ है, कमीशन जो होती है एयर क्वालिटी मैनेजमेंट की, वो उन्होंने अपना एक्शन प्लान प्रेजेंट किया था 2 जनवरी 2024 को NGT, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल को। अब सबसे पहले अगर हम बैकग्राउंड में आए तो हमें ये पता चलता है कि एयर क्वालिटी जो भी पोल्यूशन है उसको ठीक करके एयर क्वालिटी को सुधारने में बहुत बड़ा रोल रहा है। हम कहेंगे कि जो भी NGT कहिए या फिर कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट कहिए, इन सब का, तो नेशनल कैपिटल रीजन में दिल्ली साइड आपको बहुत ज़्यादा पोल्यूशन देखने मिलता है, तो उसको सुधारना ये इनका सबसे पहला एम है। तो कमीशन जो है फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट ये प्रपोज करती है एक प्लान जो कि मल्टी सेक्टरल होता है, अलग अलग सेक्टर पे बात करता है, उसके अलावा अलग अलग टाइमलाइंस बताता है कि कब हमें क्या करना चाहिए, और कुछ रेस्पॉन्सिबल जो भी एजेंसीज है उनके भी बारे में बताता है कि किन किन एजेंसीज को ये काम करने हैं। उसी के साथ साथ इंडस्ट्रियल पोल्यूशन कम करना, एयर पोल्यूशन को कम करना डीजल जनरेटर से, ये भी वो बताता है कि कितना कम होना चाहिए, किस तरह से कम होगा। एमिशंस जो थर्मल पावर प्लांट से निकलते हैं जिससे बिजली बनाई जाती है, इसके जो एमिशन है, इसमें से जो धुआं निकल रहा है उसको हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, ये भी चीज़ें कहीं ना कहीं कमीशन बताता है हमें। तो कमीशन की अगर हम बात करें तो ये जो कमीशन आपको देखने मिलती है ये 2020 में बनाई गई थी। इसको बनाया गया था एक ऑर्डिनेंस लाके अक्टूबर 2020 में, और इसका हेडक्वार्टर दिल्ली में है। कमीशन जो होती है उसने रिप्लेस किया एनवायरमेंट पोल्यूशन प्रिवेंशन एंड कंट्रोल अथॉरिटी को। पहले ये अथॉरिटी काम करती थी, अब ये अथॉरिटी काम करना बंद कर दी गई है, तो उसके जगह पे ये कमीशन लाई गई है। और आपको ये भी बता दूं CAQM जो है ये अब एक्टिवली काम कर रही है। EPCA जो होती है ये एनवायरमेंट पोल्यूशन जो अथॉरिटी है, ये एक सुप्रीम कोर्ट मैंडेटेड बॉडी थी। सुप्रीम कोर्ट ने बताया था कि अलग अलग टास्क एयर पोल्यूशन के खत्म करने, एक तरह से पूरे करने के लिए आपको इस तरह की बॉडी बनाना चाहिए। नेशनल कैपिटल रीजन में तो ये बनाई गई थी। इसको 1998 में बनाया था एनवायरमेंटल मिनिस्ट्री ने, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट से 1986 के। CAQM की अगर हम बात करें तो CAQM जो होता है वो एयर क्वालिटी मैनेजमेंट के लिए बनाया गया है नेशनल कैपिटल रीजन में, दिल्ली साइड के जो रीजन है वो, उसके अलावा उसके एडजॉइनिंग रीजन में। अब यहाँ पे क्यों होता है कि अलग से अच्छे से कोऑर्डिनेशन हो जितने भी एजेंसीज है सबके बीच में, या फिर रिसर्च किया जाए कि किस तरह से हम पोल्यूशन को कम कर सकते हैं, आइडेंटिफाई करना है प्रॉब्लम्स कौन से और उनको रिजॉल्व करना है, इसके लिए ये बनाई गई है, ये इसका काम है। और जो भी कनेक्टेड मैटर से उसके ऊपर भी ये काम करता है। इसकी पावर्स क्या क्या है सबसे पहले देखते हैं। तो हम कहेंगे कि इसके पावर में सबसे पहले हम आते हैं तो हमें पता चलता है कि जो ये कमीशन होती है ऑन एयर पोल्यूशन, ये हर चीज़ कोई भी अलग लॉ से रिलेटेड भी उसके ऊपर भी काम कर सकती है जो कि पोल्यूशन को रोकने के लिए काम है। ये इस कमीशन के पावर की बात करें तो इट विल ऑल्सो सुपरसीड दैट एनी अदर बॉडी, जो भी बाकी बॉडीज काम कर रही है उसके ऊपर ये है, इसके डिसीजन उसके ऊपर होते हैं, वो किसी भी बॉडी के डिसीजन को रोक के अपने डिसीजन सुना सकती है पोल्यूशन से रिलेटेड। ये जो कमीशन है इसको पावर है कि वो कुछ मेजर्स ले सकती है, कुछ डायरेक्शंस बता सकती है, कोई कंप्लेंट्स अगर आती है तो उसको भी वो एंटरटेन कर सकती है, उस कंप्लेंट पे भी वो काम कर सकती है। और ये कोऑर्डिनेट भी करती है जो भी स्टेट्स ले रही है एक्शंस, यानी स्टेट पोल्यूशन रोकने के लिए जो भी एक्शन ले रहे हैं उन सबको ये कहीं ना कहीं कोऑर्डिनेट करके देते हैं कि किस तरह से आपको काम करना चाहिए। उसके अलावा पैरामीटर्स जो है एयर क्वालिटी के अलग अलग वो भी बताती है कि कैसे हम एयर क्वालिटी को देखेंगे कि वो ठीक है कि नहीं, उसके क्या पैरामीटर्स होने चाहिए, एमिशंस जो है वो, या फिर एनवायरमेंटल पोल्यूटेंट्स जो भी निकल रहे हैं उन सब पे ये हमें बताता है कि क्या होना चाहिए। उसके अलावा इसको पावर है कि वो जो भी इंडस्ट्रीज है उसको रेस्ट्रिक्ट भी कर सकती है किसी एरिया में कि ये इंडस्ट्री यहाँ नहीं बन सकती है, या फिर वो इंस्पेक्शन भी कर सकती है किसी भी प्रीमाइसेस में, फैक्ट्री के हो या किसी भी हो, वो किसी भी इंडस्ट्री को बंद भी करा सकती है, या फिर उसका पावर भी कट कर सकती है, वाटर सप्लाई भी कट कर सकती है अगर वो रूल्स को फॉलो ना करे तो। उसके अलावा जो भी मेजर्स लिए जा रहे हैं वो ठीक से हो रहे हैं कि नहीं उसको भी मॉनिटर करने का एक काम करती है। तो जो भी स्टेट होते हैं वो जो भी हम कहेंगे एक्शंस ले रहे हैं या मेजर्स ले रहे हैं कि जैसे स्टबल बर्निंग है, इसको ठीक से स्टेट पूरे कर पा रहे कि नहीं, इसको भी मॉनिटरिंग जो होती है ये CAQM करता है। तो इसके मेरिट्स की अगर बात करें CAQM के, तो मैं आपको सबसे पहले ये बता दूं कि इफेक्टिव मैकेनिज्म है, इससे पोल्यूशन रोका जा सकता है। दूसरा है मोर टेथ, तो हम कहेंगे कि ये बाइंडिंग होगा स्टेट गवर्नमेंट पे, ये जो भी बोलेगा उसकी जो भी चीज़ें है वो बाइंडिंग होगी, तो पोल्यूशन रोकने में काफ़ी इफेक्टिव है। कंसोलिडेटेड अप्रोच है, ये जो कमीशन होती है ये कोऑर्डिनेट कराता है अलग अलग स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट्स के बीच में। तो हम कहेंगे इसमें इंडस्ट्री, पावर प्लांट, एग्रीकल्चर, ट्रांसपोर्ट, रेसिडेंशियल, कंस्ट्रक्शन सभी के बीच में एक तरह से ये करता है, तो सभी को मिलके एक तरह से ये चल रहा है, सबको कोऑर्डिनेट करा रहा है। उसके अलावा पिनल
पावर से, यानी ये कहीं ना कहीं पेनल्टी भी लगा सकता है आप पे, जैसे कि अगर कोई नहीं सुनता है तो उसको 5 साल की जेल भी सुना सकता है या फिर उस पर फाइन भी लगाई जा सकती है 1 करोड़ तक की। रिलीव सुप्रीम कोर्ट को ये सब काम करने पड़ रहे थे, तो सेंटर टू रिलीव सुप्रीम कोर्ट फ्रॉम हैविंग कॉन्स्टेंटली मॉनिटर एयर पोल्यूशन लेवल, तो सुप्रीम कोर्ट को जो काम करने पड़ रहे थे वो ये काम ये भी कर सकता है। उसके अलावा पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी, यानी हम कहेंगे कि जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हैं हमारे, वो लोग भी इसके साथ काम करते हैं, तो पार्लियामेंट में रेगुलरली रिपोर्ट रखी जाती है और इस पर बातचीत भी होती है। इस तरह से हमारी डेमोक्रेसी के साथ साथ ये CAQM चलता है। तो ये था एक और करंट अफेयर अबाउट CAQM और इसका सोर्स था डाउन टू अर्थ। उसके बाद जो हमें करंट अफेयर देखने मिल रहा है वो है स्कीम फॉर रेसिडेंशियल एजुकेशन फॉर मेरिटोरियस शेड्यूल कास्ट, दैट इज SC स्टूडेंट्स, दैट इज श्रेष्ठ स्कीम। ये गवर्नमेंट स्कीम्स में आपको सिलेबस में मिल जाएगा। तो रिसेंटली हुआ क्या है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन CBSE ने इशू किए इंस्ट्रक्शंस जो भी प्राइवेट स्कूल्स है उनको, जो इंटरेस्टेड इन ज्वाइनिंग द स्कीम फॉर रेसिडेंशियल एजुकेशन फॉर मेरिटोरियस शेड्यूल कास्ट, यानी श्रेष्ठ स्कीम को आप ज्वाइन कर सकते हैं। ये इंस्ट्रक्शन जारी किए गए हैं प्राइवेट स्कूल्स को भी। तो बैकग्राउंड की अगर बात करें तो ऑफिशियल नोटिफिकेशन ऐसा कहता है जो एलिजिबल स्कूल है ये प्राइवेट रेसिडेंशियल इंस्टीट्यूशन होने चाहिए, यानी प्राइवेट स्कूल्स होनी चाहिए वही की, उसी के साथ साथ वो CBSE होनी चाहिए, अप टू क्लास 12th का एजुकेशन वहाँ पे होना चाहिए और वो एटलीस्ट 5 साल से चलती रही हुई स्कूल होनी चाहिए और उसका पासिंग परसेंटेज 75% या ज़्यादा होना चाहिए क्लास 10th और 12th में पिछले 3 साल में। तो उसका पासिंग परसेंटेज आप देख रहे 75% से भी ज़्यादा लोग पास होना चाहिए। तो ये श्रेष्ठ स्कीम है क्या, तो मैं आपको सबसे पहले ये बता दूं कि इसको लॉन्च किया गया था 2021 में, दिसंबर 2021 में। उसके अलावा मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट जो है ये इसको चलाता है। तो हम कहेंगे कि ये क्यों बनाया गया था, ताकि कुछ सीट्स मिले जो मेरिटोरियस SC बॉयज़ एंड गर्ल्स है, शेड्यूल कास्ट के जो बॉयज़ एंड गर्ल्स है उनको कुछ सीट्स मिले बेस्ट प्राइवेट रेसिडेंशियल स्कूल्स में, यानी वो जहाँ के रेसिडेंशियल स्कूल्स यानी क्या वो लोग जहाँ के हैं वहाँ के प्राइवेट स्कूल्स में भी उनको जगह मिले जो सच में मेरिटोरियस स्टूडेंट्स हैं उनको। तो ये जो स्कीम होती है ये स्कीम लॉन्च की गई थी फॉर शेड्यूल कास्ट, और हम कहेंगे जिनके साथ काफ़ी इनजस्टिस हुआ है हिस्ट्री में। तो हम यही कहेंगे कि हमारी सोसाइटी और एजुकेशन जो ये सबसे पावरफुल टूल है जिससे कोई भी कम्युनिटी एम्पावर हो सकती है, इसलिए उन तक एजुकेशन पहुंचे, इसलिए स्कीम लाई गई है। ये स्कीम जो होती है ये अलग अलग लेवल पे आपको जो पुअर और मेरिटोरियस SC स्टूडेंट्स हैं उनको अलग अलग मौके मिलेंगे कि वो अपने आप को एक अच्छा एजुकेशन प्रोवाइड कर सके। उसी के साथ साथ अगर हम यहाँ पे एम की बात करें तो यही है कि जो डेवलपमेंट है गवर्नमेंट, जो रीच ऑफ डेवलपमेंट इंटरवेंशन ऑफ द गवर्नमेंट जो है उसको ये बढ़ाना चाहती है गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट यही करना चाहती है कि डेवलपमेंट अच्छे से हो, जो भी शेड्यूल कास्ट डोमिनेटेड एरियाज़ है जहाँ पे हम कहेंगे कि बहुत सारे लोग पढ़े लिखे नहीं है या फिर उनको जॉब्स नहीं मिल रहे या फिर एजुकेशन सेक्टर में जो ग्रांटिंग एड इंस्टीट्यूशन है उनको भी कुछ उनके थ्रू भी कुछ मिले, जो कि NGO चला रहे हैं। हम कहेंगे कि काफ़ी सारे NGO जो है वो भी इसके लिए काम कर रहे हैं और उनको स्टेट से फंडिंग भी हो रही है। और हाई स्कूल जो होती है, रेसिडेंशियल हाई स्कूल जो होती है, हाई क्वालिटी एजुकेशन भी प्रोवाइड कर रहा है। तो सब मिलके यहाँ पे कहीं ना कहीं काम कर रहे हैं और एक अच्छा एनवायरनमेंट बन जाए। अब NGOs काम कर रहे हैं, बाकी लोग काम कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हाई स्कूल्स भी काम करें या फिर प्राइवेट स्कूल्स भी काम करें, इसीलिए ये स्कीम लाई गई है। अब मोड्स ऑफ इम्प्लीमेंटेशन है क्या, तो मोड्स ऑफ इम्प्लीमेंटेशन में आपको सबसे पहले ये बता दूं कि द स्कीम इज बीइंग इम्प्लीमेंटेड इन 2 मोड्स। सो जो सबसे पहला मोड है वो है श्रेष्ठ स्कूल्स। अंडर दिस जितना भी हम कहेंगे कि काफ़ी सारे जो मेरिटोरियस स्टूडेंट्स हैं, SC स्टूडेंट्स हैं, उनको स्पेसिफाई किया जाएगा स्टेट्स और यूनियन टेरिटरी को। यानी हम कहेंगे कि एग्जाम होगी, नेशनल एंट्रेंस टेस्ट फॉर श्रेष्ठ, दैट इज नेट्स, यहाँ पे कंडक्ट की जाएगी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी NTA द्वारा। और इसके बाद उन बच्चों को बेस्ट प्राइवेट रेसिडेंशियल स्कूल्स में डाला जाएगा CBSE और स्टेट बोर्ड में, क्लासेस 9th और 11th से। हम कहेंगे कि उनका जो एजुकेशन है वो 12th तक पूरा हो जाए, इसलिए उनको यहाँ पे डाला जाएगा। सिलेक्शन जो होगा स्कूल में वो कैसा होगा, तो बेस्ट परफॉर्मिंग CBSE बेस्ड जो प्राइवेट रेसिडेंशियल स्कूल्स है जिनका पासिंग परसेंटेज मैंने बताया कि 75% है 10th और 12th में लास्ट 3 ईयर्स में, वो बेस्ट स्कूल्स मानी जाएगी, वहां पे इनको एडमिशंस मिलेगी। और एलिजिबिलिटी और सिलेक्शन जो होगा वो ये है कि अप्रॉक्सीमेटली यानी लगभग हम कहेंगे 3000 स्टूडेंट्स 1500 9th क्लास से समझ जाइए और 1500 11th क्लास से समझ जाइए, ये बच्चे सिलेक्ट किए जाएंगे जो शेड्यूल कास्ट के होंगे वो, जिनकी एनुअल इनकम अप टू 2.5 लाख है, उससे ज़्यादा नहीं 2.5 लाख तक की इनकम वाले बच्चे सिलेक्ट किए जाएंगे हर साल। इस स्कीम के चलते, इस टेस्ट के चलते, जो टेस्ट एंट्रेंस टेस्ट यहाँ पे ली जाएगी उसके चलते, जिसको
कंडक्ट करेगा एनटीए। तो जो स्कूल की चॉइसेस है वो स्टूडेंट को ऑफर की जाएगी ऑन बेसिस ऑफ मेरिट, जितने अच्छे मार्क्स है उतनी अच्छी स्कूल आपको प्रोवाइड की जाएगी। और दूसरा अगर हम यहाँ पे कहें तो जैसे हमने देखा कि 2 मोड्स है, तो दूसरा अगर मोड की बात करें तो वो है एनजीओ और वीओ ऑपरेटेड स्कूल्स। तो हम ये कहेंगे कि जो भी एग्जिस्टिंग कंपोनेंट्स हैं, जो भी गाइडलाइंस है वो एप्लीकेबल है मोड 2 में भी सिलेक्ट स्कीम के, जो कि स्कूल्स और हॉस्टल को लेके हैं। तो हम कहेंगे कुछ स्कूल जो है वो वीओज और एनजीओज चला रहे हैं और बाकी ऑर्गेनाइजेशंस भी चला रहे हैं हैविंग हायर क्लासेस अप टू 12th। और हम कहेंगे कि जिनको ग्रांटिंग एड मिलता है स्टेट से वो वहाँ भी ये सब चीज़ें प्रोवाइड की जाएगी। तो जो एनजीओ चला रहे स्कूल्स और हॉस्टल्स वहाँ पे भी बच्चों को एडमिशन दी जाएगी। ये दूसरा मोड है। तो ये रहा है एक स्कीम जो कि बेहतरीन स्कीम आपको देखने मिल रही है, श्रेष्ठ स्कीम। और ये जो करंट अफेयर जो हमें मिला है उसका सोर्स है फ्री प्रेस जर्नल। अगला जो हमें करंट अफेयर देखने मिलता है वो है नायगढ़ कांतिमुंडी ब्रिंजल। तो इसका सिलेबस जाता है ज्योग्राफी में। और आपको ये बता दूं कि नायगढ़ कांतिमुंडी ब्रिंजल जो होता है रिसेंटली इसको जीआई टैग मिला है। तो ये नायगढ़ कांतिमुंडी ब्रिंजल है क्या है, सबसे पहले देख लेते। तो इसका जो लोकेशन है वो है ओडिशा। और नायगढ़ कांतिमुंडी ब्रिंजल जो होता है ये जाना जाता है इसके प्रिकली थॉर्न्स के लिए। इस पे थोड़े थोड़े कांटे होते हैं इसके स्टेम्स पे। पूरे प्लांट्स की अगर बात करें तो उस प्लांट के स्टेम पे यहाँ पे कांटे होते हैं और ग्रीन और राउंड फ्रूट होता है ये जो ब्रिंजल है वो। इसमें ज़्यादा सीड्स आपको देखने मिलती है, जितने भी बाकी ब्रिंजल से उसके कंपैरिजन में इसमें जो बीज होती है, जो सीड होती है वो ज़्यादा होती है। उसके अलावा इसकी टेस्ट काफ़ी यूनिक होती है और ऐसा कहा जाता है कि इसको पकाने के लिए भी बहुत कम टाइम मिलता है। ये जो प्लांट होता है यहाँ पे बड़े बड़े इंसेक्ट्स के भी रेजिस्टेंट है इस प्लांट में, यानी वो बड़े बड़े इंसेक्ट से भी इसको कोई फर्क नहीं पड़ता है। और आपको ये बता दूं कि इसमें पेस्टिसाइड भी बहुत कम लगता है। अब इंसेक्ट्स यहाँ पे जा नहीं सकते हैं तो फिर पेस्टिसाइड की उतनी कोई ज़रूरत पड़ती नहीं है। उसके अलावा आपको ये भी बता दूं कि ये कल्टीवेट किया जाता है नायगढ़ डिस्ट्रिक्ट में जो कि ओडिशा में आता है। और ग्रोअर्स जो होते हैं उनको एक हम कहेंगे अप टू 200 क्विंटल मिल जाता है 1 हेक्टर में, इतने सारे ये निकल जाते हैं। तो सेलिंग अराउंड ₹60 पर केजी वो उसे उस रेट से बेचते हैं। तो अच्छा खासा उनका भी प्रॉफिट इसमें हो जाता है। तो अगर रिकॉर्ड्स की बात करें, हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स की, तो ये जो ब्रिंजल्स होते हैं ये हिली एरियाज से लाए जाते हैं, हिली एरियाज में मिलते हैं, वहाँ पाए जाते हैं। उसके अलावा आपको ये भी बता दूं कि ये जो लोग हैं ये सीड्स को कलेक्ट करते हैं, फिर इसकी सीडलिंग्स लगाई जाती है। नियरली 100 साल से ये प्रथा चली जा रही है कि उनको ऊपर से लाया गया हिली रीजन से और यहाँ पे लगाया जा रहा है। तो इस तरह से नायगढ़ कांतिमुंडी ब्रिंजल जो होता है इसको जीआई टैग मिला। ये हमारा एक करंट अफेयर था और इसका सोर्स था द इंडियन एक्सप्रेस। तो चलिए अब बारी हमारे प्रैक्टिस एमसीक्यूज की तरफ जाने की। तो सबसे पहले जो हमें जो मिल रहा है एमसीक्यू वो ये है कि एक तरफ स्कीम के नाम लिखे, एक तरफ मिनिस्ट्री के नाम लिखे। तो आपको मैच द पेयर में देखना है कि कौन से पेयर करेक्टली मैच्ड है। तो स्कीम का नाम है अटल बीमित व्याकित कल्याण योजना और मिनिस्ट्री बताई जाती है मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट। दूसरा है एमपी लैड्स, मिनिस्ट्री बताई जाती है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। तीसरा है वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट स्कीम, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। कितने जो ऑप्शंस है वो करेक्टली मैच्ड है? तो ओनली 1, ओनली 2, ऑल 3 या फिर नन। चलिए दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जितने भी आंसर्स है वो आपको कमेंट सेक्शन में लिखने हैं और फिर वो आंसर्स जो है उसके जो आंसर्स रहेंगे जो आप लिखेंगे उसके सही आंसर्स में अगले करंट अफेयर के वीडियो में आपको दूंगा। नेक्स्ट है स्टेटमेंट्स दिए हैं। पहला स्टेटमेंट है श्रेष्ठ स्कीम जो होती है वो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंडर आती है। दूसरा स्टेटमेंट है इट इज़ फॉर पर्पज ऑफ प्रोवाइडिंग सीट्स फॉर मेरिटोरियस एससी बॉयज एंड गर्ल्स इन द बेस्ट प्राइवेट रेसिडेंशियल स्कूल्स इन द कंट्री। इसमें से आपको सही ऑप्शन ढूंढना है। पहला ऑप्शन कहता है कि दोनों स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं एंड स्टेटमेंट 2 इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर स्टेटमेंट 1। दूसरा ऑप्शन कहता है कि स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 ये दोनों करेक्ट है बट स्टेटमेंट 2 ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है स्टेटमेंट 1 के लिए। तीसरा ऑप्शन कहता है स्टेटमेंट 1 ये करेक्ट है बट स्टेटमेंट 2 ये इनकरेक्ट है। तीसरा कहता है स्टेटमेंट 1 इनकरेक्ट है बट स्टेटमेंट 2 करेक्ट है। तो इसका भी सही ऑप्शन आपको कमेंट सेक्शन में लिखना है। चलिए तीसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सो जो तीसरा क्वेश्चन है वो ये है कि नायगढ़ कांतिमुंडी ब्रिंजल जो होता है उसके बारे में आपको सही ऑप्शन ढूंढना है। पहला स्टेटमेंट है कि द ग्रीन एंड राउंड फ्रूट कंटेन मोर सीड्स एज कंपेयर टू अदर जीनोटाइप्स। सेकंड, इट टेक्स लॉन्ग कुकिंग टाइम। थर्ड है दे नीड अ लार्ज अमाउंट ऑफ पेस्टिसाइड। तो ये
आपको 3 ऑप्शन है, इसमें से आपको ढूंढना है कौन सा करेक्ट है, 2 ओनली, 1 2 एंड 3 ओनली, 1 एंड 3 ओनली, या फिर 1 ओनली। तो ये 3 क्वेश्चन है आज के आपके एमसीक्यूज। तो चलिए कल के एमसीक्यूज के सही ऑप्शंस क्या थे ये देख लेते हैं 18 जनवरी के करंट अफेयर के। तो क्वेश्चन 1 था, उसका आंसर था ए। क्वेश्चन नंबर 2 जो मैंने पूछा था उसका सही आंसर था सी। क्वेश्चन नंबर 3 जो पूछा गया था उसका सही आंसर था ए। आई होप आपके जो क्वेश्चंस है उसके आंसर एकदम करेक्ट निकले होंगे। इस तरह से आज के हमारे करंट अफेयर रहे। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आते हैं तो लाइक जरूर करें, शेयर करें और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि आने वाले वीडियोस को आपको अपडेट्स मिलते रहे और आपकी कोई भी वीडियो मिस ना हो। अगर आप और अपडेट्स चाहते हैं तो मेरे फेसबुक पेजेस को फॉलो और लाइक कर सकते हैं, श्रेयस बड़ी इंटरप्रिटेशन पे। अगर आप मुझसे कांटेक्ट करना चाहते हैं या फिर अपने कोई भी डाउट क्लियर करना चाहते हैं तो आप इंस्टाग्राम पे भी मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, मुझे फॉलो करके। और मेरा जो इंस्टाग्राम आईडी है वो है श्रेयस बड़ी द पीस लवर। उसी के साथ साथ अगर आप मेल करना चाहें तो shreyasbadi@gmail.com पे आप मुझे मेल भी कर सकते हैं। उसके साथ साथ अगर आप मेरे एकेडमी को सपोर्ट करना चाहते हैं तो श्रेयस IAS एकेडमी मेरा इंस्टाग्राम पे जो अकाउंट है उसको भी आप फॉलो कर सकते हैं। उसी के साथ साथ फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हैं। यहाँ पे भी आपको काफ़ी नॉलेजेबल वीडियोस और ज़्यादा अपडेट्स मिल जाएंगे। तो मेरे साथ इस वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अपना ख्याल रखें, टेक केयर एंड हैव अ वेरी गुड डे। नमस्ते, मैं श्रेयस बड़ी आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आज हम इस वीडियो में डेली करंट अफेयर्स में से 18 जनवरी 2024 के करंट अफेयर्स पढ़ेंगे, जो कि हम PIB, द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस जैसे और भी कई सोर्सेस से करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे। ये जो करंट अफेयर्स होंगे वो आपको हर एग्जाम के काम में आएंगे, जैसे कि UPSC, स्टेट PSC, SSC, बैंक, डिफेंस, रेलवे या कोई भी अदर एग्जाम्स में आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहेंगे। इस वीडियो के एंड में हम MCQs को डिस्कस करेंगे, तो इस वीडियो के एंड तक बने रहिए ताकि आपको MCQs की भी प्रैक्टिस हो जाए।